आप सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो मुझे पता है थोड़ी सी नॉइज़ में डिस्टर्ब हो रहे हो क्या आप, क्योंकि ना फ़ैन चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। अगर मैं बिना फ़ैन के वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं मर जाऊंगी गर्मी में, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको जू जू ऐसे सुन रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं माइक एकदम पास में करके बोल रही हूँ। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें आज हमें शुरू करना है भूकंप। पहले वाले प्रत्यक्ष स्रोत हमने पढ़ लिए और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हमने देख लिए। अब जो बाकी का पूरा चैप्टर है भूकंप पे ही चलेगा, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है कि भूकंप में जो तरंगे आती हैं उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का सारा चित्र मिल जाता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे पैदा होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ये कह रहा है भूकंप का साधारण भाषा में अर्थ है पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कंपन मतलब पृथ्वी का कंपन। तो सामान्य भूकंप का अर्थ ये है। तो जब भी पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलना चाहती है, तो ऊर्जा जब निकलती है तो तरंगे उत्पन्न होती है और यह तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं। और जैसे ही ये भूगर्भ मतलब भूपर पट्टी तक आती है, तो भूपर पट्टी में इन तरंगों के निकलने का जो प्रेशर लगता है उसके कारण कंपन पैदा होता है, और इससे ही क्या कहते हैं हम, भूकंप कहते हैं। इसने यही लिखा है कि एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या लाती है, भूकंप। यहाँ पे इसने चित्र दिया है कि तीन तरह की तरंगे भूकंप में आती है। एक पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। पी मतलब प्राइमरी वेव्स, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स और एक आएंगी फिर अपनी धरातलीय तरंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी आएंगे, फिर सेकेंडरी आएंगे और फिर धरातलीय तरंगे आएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। पृथ्वी में आखिर कंपन क्यों होता है? प्रायः भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूपर्पट्टी की शैलों में दरारें ही भ्रंश होती है और पृथ्वी भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। यहाँ शैलखंड दबाव डालते हैं और आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। तो ये कह रहा है कि आखिर भूकंप आता क्यों है? तो ये कह रहा है कि पृथ्वी, ये हमारी भूपर्पट्टी है, इस पे देखो हम रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे ना ऐसा नहीं है कि सारा धरातल एक जैसा है, इसमें क्या भ्रंश होते हैं। भ्रंश का मतलब होता है, ज्योग्राफी में भ्रंश बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में दरारें समझ लो। दरारें पाई जाती है कि मतलब यहाँ पे एक शैलखंड है, यहाँ पे एक शैलखंड है, बीच में एक दरार है, ऐसा यहाँ पे है बीच में दरार है, यहाँ पे है बीच में दरार है। अब इन दरारों में क्या होती है, ऊर्जा होती है। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों शैलखंडों को आपस में बांधे रखता है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति ही होती है ये एक दूसरे से दूर खिसकना चाहते हैं। ये जो शैलखंड है वो एक दूसरे से दूर खिसकना चाहते हैं। तो नॉर्मल तो गुरुत्वाकर्षण इनको बांधे रखता है, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है एक दूसरे से दूर खिसकने की, मान लो दो शैलखंड देखो एकदम पास पास है, ठीक है, लेकिन जब भी इनको मौका मिला ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दूर भागने की कोशिश करेंगे, इस बीच में जगह हुई और इस जगह से जो ऊर्जा है वह ऊर्जा निकलकर हमारे धरातल के टकराती है नीचे से, और जैसे ये टकराई वैसे ही हमारे धरातल में क्या होता है, कंपन पैदा होता है और हमारे यहाँ पे भूकंप आता है। तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र। अब मत बोलना, घर वाले पूछेंगे कि आखिर ये भूकंप क्यों आता है, समझा देना। छोटी सी पॉइंट है, छोटी सी बात है कि मम्मी ऐसे ऐसे भूकंप आता है, पापा ऐसे ऐसे भूकंप आता है, ठीक है, आगे से भूलना मत। तो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है और भूतल पे वह स्थान, वह बिंदु जहाँ पे उद्गम के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र ही सबसे पहले तरंगों को महसूस करता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। कहाँ चला गया भाई, यहाँ थे ना अपन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दे, और ये समझो कि ये जो चीज़ इसने बताई है ना, ये आईएएस तक के एग्जाम में जब भी ज्योग्राफी और भूकंप टॉपिक अगर ज्योग्राफी में दिया हुआ होता है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूकंप अवकेंद्र क्या होता है और भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, ठीक है। तो अवकेंद्र को ही उद्गम केंद्र बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, हाइपोसेंटर और फोकस दोनों एक ही चीज़ें होती है ना।
ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से ऊर्जा, यहाँ पे दो शैलखंड थे, ठीक है, और ये दोनों अलग हुए, यहाँ से ऊर्जा निकलना स्टार्ट हुई है। तो जहाँ से ऊर्जा की शुरुआत होती है वह बिंदु कहलाता है उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र को ही हम बोलते हैं अवकेंद्र, और उद्गम केंद्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, और अवकेंद्र को ही इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोसेंटर। तो जहाँ से ऊर्जा की शुरुआत होती है उसको हमने उद्गम केंद्र बोल दिया। अब ऊर्जा सबसे पहले पहुँचेगी किस स्थान पे? जो पृथ्वी के सबसे पास होगा, और हमेशा सबसे समीपतम दूरी 90 डिग्री की होती है। इससे जो भी 90 डिग्री वाला स्थान होगा वहाँ पे सबसे पहले ऊर्जा धरातल पर पहुँचेगी, और वह 90 डिग्री सॉरी वह 90 डिग्री वाला स्थान बोल दो, या फिर हम यूं कह दें कि उद्गम केंद्र से सबसे समीपतम बिंदु धरातल का वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय केंद्र है। यहाँ पे पहुँच रही है ना सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे, तो जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे पहुँचती हैं उसे हम कहते हैं अवकेंद्र। क्या बोलते हैं हम? अवकेंद्र नहीं, अधिकेंद्र, सॉरी, क्या बोलते हैं हम? अधिकेंद्र, या फिर इपी सेंटर बोलते हैं इसे हम। तो दो चीज़ें बताई मैंने। जब जहाँ से सबसे पहले तरंगे उत्पन्न होती है उसे तो हम फोकस या अवकेंद्र या उद्गम केंद्र बोलेंगे, और जहाँ पे सबसे पहले धरातल पर भूकंपीय तरंगे पहुँच रही हैं और उसे हम बोलेंगे अधिकेंद्र। और कहाँ पे पहुँचेंगे सबसे पहले? अवकेंद्र से ठीक 90 डिग्री पर जो स्थान होगा वहाँ पे पहुँचेंगे। अब मुझे लगता है आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अवकेंद्र अधिकेंद्र का। जैसा मैंने चित्र बनाया ना वैसा चित्र बना के याद कर लेना, तभी याद होगा, और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उद्गम केंद्र और अवकेंद्र दोनों एक ही चीज़ें होती है, और अधिकेंद्र अलग चीज़ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इस अध्याय में आप आगे पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले क्षेत्र को कहते हैं। कि पृथ्वी के धरातल से हम नीचे 200 किलोमीटर तक चलेंगे ना, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। और स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ज्योग्राफी के ना इंग्लिश टर्म्स भी याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार पेपर में स्थलमंडल लिखते ही नहीं है, सिर्फ लिथोस्फीयर, एथेनोस्फीयर ऐसे ही लिखेंगे। तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं यार, इंग्लिश में क्यों लिख दिया। वो लिखेंगे भाई, क्योंकि वो कहते हैं कि इंग्लिश ही ऑथेंटिक मानी जाएगी अगर हिंदी में कोई गलती मिली तो हम जो भी सब्जेक्ट से हमारी तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की चाहे फर्स्ट ग्रेड की, उनको हमारे सब्जेक्ट के इंग्लिश टर्म्स भी याद होने चाहिए, है ना, बहुत ज़रूरी है ये भी। तो स्थलमंडल कौन सा होता है? पृथ्वी के धरातल के नीचे का जस्ट 200 किलोमीटर वाला भाग स्थलमंडल होता है, ठीक है। तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। अब कोई नहीं लिखेगा आपको पेपर में भूकंप मापी यंत्र, आपके क्वेश्चन आएगा कि भूकंप नापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, थर्मामीटर या होमोग्राफ। तो उसमें आपको सिस्मोग्राफ छांटना, ये नहीं लिखेंगे वो भूकंप मापी यंत्र। हिंदी वाले में भी नहीं लिखेंगे ये चीज़, है ना। तो हमें थोड़ी सी इंग्लिश टर्म्स भी याद होनी चाहिए। तो भूकंप मापी यंत्र क्या करता है? जब भी भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगों को मापने का काम करता है। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है, जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये होने की बात कर रहा है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे वैसे 2 प्रकार की होती है। सबसे शुरुआती भाग में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव्स, और एक धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स। नाम से पता चल रहा होगा, देखो, भूगर्भिक तरंगे भूगर्भ के अंदर चलेंगी, सरफेसिक वेव्स या फिर हिंदी में देख लो, धरातलीय तरंगे धरातल के ऊपर चलेंगी। भूगर्भीय तरंगे भूगर्भ के अंदर, मतलब जो पृथ्वी के अंदर अंदर जो तरंगे चलती हैं उनको हम भूगर्भीय तरंगे कहेंगे, और जो धरातल में आके चलती है उसको हम धरातलीय तरंगे कहेंगे। तो जो हमने PORS पढ़ी थी ना, वो दोनों भूगर्भीय तरंगे, और जो हमने धरातलीय तरंगे पढ़ी थी वो धरातलीय तरंगे, ठीक है। तो भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। तो भूकंपीय तरंगे कब पैदा होंगी? भूगर्भीय तरंगे, जब भाई भूगर्भीय तरंगे चल ही भूगर्भ के अंदर रही है तो कौन सी वाली है? जब भूकंप की सबसे पहले ऊर्जा निकल रही है वो पृथ्वी के अंदर ही तो निकलती है। उस टाइम जो ऊर्जा निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तरंग, मतलब यहाँ पे सबसे मान लो ये उद्गम केंद्र है, यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, ये तरंगे पैदा हुई, तो ये तरंगे जो होंगी ये भूगर्भ
भूगर्भीय तरंगें होंगी। क्यों? क्योंकि ये भूगर्भ के अंदर अंदर चल रही है ना। और यहाँ पे जब आ जाएंगी और अब जो तरंगें निकलेंगी वो क्या कौन सी होंगी? सरफेसिक तरंगे या धरातलीय तरंगे, क्योंकि अब ये धरातल पर पहुँच चुकी है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों और धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसे धरातलीय तरंगें कहते हैं। कि भूगर्भीय तरंगें ही जब धरातल पे पहुंचती है तो धरातल से टकराती है, और धरातल से टकराकर उनकी गति और दिशा वगैरह सब चेंज हो जाती है, तब इन तरंगों को हम धरातलीय तरंगें कहने लगते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है और तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। जो धरातल के ऊपर जो तरंगें चलती हैं वो अलग अलग घनत्व वाले क्षेत्र में जाने पर अलग अलग टाइप से चलती हैं, है ना। कि ठोस में अलग तरह से, द्रव में अलग तरह से चलेंगी। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की गति और दिशा भी बदल जाती है। इसने एक चीज़ बता दी यहाँ पे कि अधिक घनत्व मतलब ठोस पदार्थ, भारी पदार्थों से गुजरने पर तरंगों की गति बहुत तेज होगी, स्पीड में चलेंगी। और हल्के घनत्व वाले पदार्थों में निकलने पर, मतलब लाइट क्षेत्र से निकलने पर, तरंगे धीरे चलने लग जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है, उनकी गति कम हो जाएगी। भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती है। ये तो इसने सबसे पहले धरातलीय तरंगों के बारे में बता। देखो, इसने सबसे पहले, अब थोड़ा सा आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो गया होगा, अब आंखें बंद करो और मेरी बातें सुनो। इसने कहा कि भूकंप होता है ना। भूकंप क्यों आता है? पृथ्वी के अंदर कंपन होता है तब भूकंप आता है ना। और पृथ्वी के अंदर कंपन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी कई, मतलब अंदर दरारें होती है, वो दरारें एक दूसरे से दूर खिसकने की कोशिश करती है। नॉर्मली तो उनको गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो एक दूसरे से दूर खिसकती है। और जैसे ही दूर खिसकती हैं तो एक, मतलब अंदर से जो तरंग होती है, कंपन होता है, जो ऊर्जा होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, धरातल से आके टकराती है, और इस तरह से भूपरपट्टी पर हमें कंपन महसूस होता है, और इस तरह से भूकंप आता है। फिर मैंने बताया कि जिस स्थान से भूकंप शुरू हो रहा है उसे उद्गम केंद्र बोलेंगे या अधिकेंद्र बोलेंगे, है ना। और जिस स्थान पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगें धरातल पे पहुंच रही हैं, जहाँ पे हमें एहसास हो रहा है, धरती से टकरा रही हैं कि हाँ भाई भूकंप आया है, उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, ईपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, और वो स्थान कौन सा होगा? वो भूकंप केंद्र से ठीक 90 डिग्री वाला वो स्थान होगा। इतना समझ में आ गया? सिर्फ सोचो, अब तक जो पढ़ा है ना उसको ही बता रही हूँ, मैं भी बिना देखे ही समझा रही हूँ, जो अब तक पढ़ा है वो। फिर हमने कहा कि पृथ्वी के धरातल से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, और अब हमने पढ़ा कि भूकंप की तरंगे वैसे तो 3 प्रकार की होती है, पी, एस और धरातलीय तरंगे। लेकिन उससे पहले हमने कहा कि भूकंप की तरंगे मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। नाम से पता चल जाएगा, भूगर्भिक तरंगे जो भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं, धरातलीय तरंगे जो धरातल पर उत्पन्न होती हैं। तो भूगर्भ से कब उत्पन्न होंगी तरंगे? भाई जब भूकंप उत्पन्न हुआ तभी तो उत्पन्न होंगी। तो जब पृथ्वी के अंदर कंपन होता है और उस टाइम जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम भूगर्भीय तरंगे कहते हैं, और वो 2 प्रकार की होती है, पी और एस तरंगे। इसने यहाँ पे वो नहीं बताया, उनका वर्णन नहीं किया, वो आगे बताएगा। और इसने अभी डायरेक्ट धरातलीय तरंगों के बारे में बताया है कि जब पी और एस तरंगे ही धरातल से टकराती हैं तो वो धरातल से टकराकर उनकी गति, दिशा सब कुछ में परिवर्तन हो जाता है, अलग ही कंपन हो जाता है उनका, तो उसे हम धरातलीय तरंगे बोलने लगते हैं। ये कह रहा है कि धरातलीय तरंगे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से व्यवहार करती हैं। जैसे ठोस में उनकी गति बहुत तेज होती है, जबकि द्रव में उनकी गति धीमी हो जाती है। भारी चीज़ों में जल्दी से निकल पाती हैं, जबकि हल्की चीज़ों में बहुत स्लो हो जाती है उनकी गति, है ना। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ा है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कुछ। अब वो बताएगा भूगर्भीय तरंगे जो 2 प्रकार की बताई ना उसने, पी और एस तरंगे, है ना, उनके बारे में बताएगा। क्योंकि धरातलीय तरंगे का वर्णन इतना ज़्यादा नहीं मिलता किताबों में, भूगर्भीय तरंगों का ही वर्णन मिलता है, और एग्जाम में भी मोस्टली पी और एस तरंगों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। पी और एस तरंगों में अंतर पूछा जाता है, हमसे शायद RS मेंस में भी पूछा गया था ये अंतर। अब बता रहा है पी तथा एस तरंगे कहा जाता है भूकंपीय तरंगों के, भूगर्भीय तरंगों को। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो जो सबसे, देखो यहाँ से उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले धरातल पर पहुंची, इनको बोलते हैं पी। क्योंकि नाम में ही पता है पी मतलब प्राइमरी, इनकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए यह सबसे पहले
पहुंचती हैं, ठीक है। और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि पी तरंगे कौन सी तरंगों के भांति होती है? ध्वनि तरंगों के भांति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों में से गुजर सकती है। पी तरंगे गैस में भी चल सकती हैं, ठोस में भी चल सकती हैं, तरल में भी चल सकती हैं, ठीक है। जबकि एस तरंगे धरातल पर कुछ समय बाद, क्योंकि एस का नाम ही सेकेंडरी है, ये बहुत तेज गति से चल के आई, एस आराम से आएगी, धीरे धीरे चल के आएगी, तो एस को सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। मतलब पहले पी पहुंच गई, फिर ये एस आराम से धीरे धीरे, इसकी स्पीड स्लो है तो धीरे पहुंचेगी, इसलिए एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। और एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों में ही चलती है और एस तरंगों की ठोस पदार्थों में ही चलती है। और एस तरंगों की इसी महत्वपूर्ण विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। तो इसने क्या बोला, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के जैसी होती है, वह ठोस, द्रव और तरल तीनों में से गुजर सकती है। एस तरंगे, जिनका नाम ही सेकेंडरी वेव से गति कम होती है, पी तरंगों के बाद में धरातल पर पहुंचती है। और एस तरंगों की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि वह केवल और केवल ठोस क्षेत्र से ही गुजरती है, तरल में वह नहीं गुजर पाती है। और एस तरंगे की इसी विशेषता ने हमारे भूगर्भ को समझने में वैज्ञानिकों की मदद की, क्योंकि बहुत सारे धरातल में ऐसी जगह हैं जिसमें एस तरंगे हमें दिखती ही नहीं है जब भी भूकंप आता है तब। तो वो क्यों नहीं दिखती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या अंदाज़ा लगाया, ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे मतलब अंदर, भाई कौन हॉर्न बजा रहा है यार, इतना डिस्टर्बेंस होता है, मैं भूल जाती हूँ पढ़ाना, चारों तरफ से झैं पे की आवाज़ें आती रहती है। हाँ, तो एस तरंगे अगर किसी स्थान पे हमें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह स्थान वहाँ से ठोस नहीं है, वह स्थान वहाँ से तरल है ना। तो इससे हमें भूगर्भ को समझने में बहुत मदद मिली। तो इसने क्या बोला है, एस तरंगों की इसी महत्वपूर्ण विशेषता ने भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से कई दिशाओं में चली जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख में तरंगों की दिशा भिन्नता से अनुमान लगाया जाता है कि धरातल ये तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं और ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। जो धरातलीय तरंगे, पी और एस के बारे में ख़त्म कर दी इसने बात, ये मतलब जहाँ से भूकंप शुरू हो रहा है वो है उद्गम केंद्र, यहाँ पे पी तरंग आई, अब यहाँ पे एस तरंग आई। और जब ये धरातल से टकराएंगे तो मैंने क्या कहा, तीसरी प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी जिसे हम बॉडी वेव्स या धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं, सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। और ये धरातलीय तरंगे जो होती हैं, क्योंकि ये धरातल पर आ रही हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये तो भूगर्भ में ही चल रही थी पी और एस तो, लेकिन अब धरातल पे जो आई, ऑब्वियस सी बात है कि वही हमारे मकानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और इससे शैलें विस्थापित भी हो जाती है और इमारतें भी गिर जाती हैं। तो पी और एस तरंगों के बारे में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब उद्गम केंद्र क्या होता है, अवकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप क्यों आता है, भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, भूगर्भिक तरंगे क्या होती है, भूगर्भिक तरंगों के दो प्रकार कौन से होते हैं, स्पीड किसकी तेज होती है, नुकसान कौन से ज़्यादा पहुँचाती है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। 15 मिनट का ही लेक्चर करूँगी क्योंकि सारा घोच पोच हो जाएगा आप लोगों के। और इसमें से जब मैं टेस्ट बनाऊँगी तो क्वेश्चन दूंगी, याद रख लेना, नोट्स बना लेना, भूलना मत। मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आ रहे हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करवाओ यार। अगर ग्रो करेगा तभी मेरा पढ़ाने का मन करता है, अदरवाइज़ फिर मेरे भी ऐसे हो जाता है कि कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो अपन क्यों ही इतने मेहनत करते हैं आके, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट, सजेशन और मतलब ठीक है जो सपोर्ट बनाए रखें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।